नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अमीरदेव सिसोदिया तक पढ़ा था, जिन्होंने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। अब उससे आगे लीजिए, अमीरदेव के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने 1326 से लेकर 1364 तक शासन किया था। इसके बाद में क्षेत्र सिंह था, जिन्होंने शासन संभाला, जिसको अपन खेता के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र सिंह और खेता दोनों एक ही हैं, तो इसे खेता के नाम से भी जानते हैं। 1364 से लेकर 1382 तक इन्होंने शासन संभाला। इनके दासी पुत्र थे दो, जिनका नाम है चाचा और मेरा। नाम याद रखना है। क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र दो माने जाते हैं, एक का नाम है चाचा, एक का नाम है मेरा, यानी मेरा चाचा। आराम से आपको याद हो जाएगा, मेरा चाचा। ये कौन थे? ये दासी पुत्र थे। किसके थे? क्षेत्र सिंह या खीता के। बूंदी का शासक था लाल सिंह। बूंदी का शासक लाल सिंह के साथ युद्ध करते हुए क्षेत्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी बूंदी के शासक लाल सिंह थे और लाल सिंह के साथ युद्ध करते हुए क्षेत्र सिंह यानी खेता वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है और चाचा और मेरा इनके दासी पुत्र हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी को आनंद और मज़े से सुनते रहिए और साथ साथ में नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें लिखते रहिए। आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप नोटबुक में वापस देखेंगे तो ये चीज़ें वापस समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्षेत्र सिंह की हत्या हो गई। अब उसके बाद में आगे देखिए, राणा लाखा या लख सिंह, जो 1382 से लेकर 1421 तक शासन करते हैं। अब क्षेत्र सिंह के बाद लाखा शासक बने। लाखा के काल में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुई। देखिए, लाखा के काल में ही जावर के अंदर, जावर कहाँ है? जावर आपका है उदयपुर। तो जावर के अंदर चांदी की खान मिली है। किसकी खान मिली है? चांदी की खान। और इसी चांदी की खान के पास में शीशे जस्ते की भी खान प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये हुआ, लाखा के काल में हमें उदयपुर के अंदर शीशा जस्ता और चांदी की खान प्राप्त हुई है। राणा लाखा के काल में उदयपुर के अंदर पिछोला झील का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? पिच्छू नामक एक बंजारे ने किया था। पिच्छू या फिर जिसे अपन चित्र नाम से भी जानते हैं। तो ये पिछोला झील का जो निर्माण हुआ है वो राणा लाखा के काल में हुआ है। और पिच्छू या चित्र नामक एक बंजारे ने इस झील का निर्माण किया था। और लाखा के काल में चांदी और शीशे जस्ते की खान भी हमें प्राप्त हुई है जावर के अंदर। इस पिछोला झील के किनारे पर एक चबूतरा बना हुआ है और वो चबूतरा है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के जस्ट किनारे पर तट पर बना हुआ है। और इस नटनी का अगर नाम की बात करें तो इस नटनी का जो नाम था उसका नाम था गलकी। गलकी नाम की एक नटनी थी जिसका चबूतरा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, राणा लाखा लक्ष्य सिंह, इनके काल में जावर में चांदी और शीशे जस्ते की खान मिली। पिछोला झील का निर्माण हुआ और इस झील के किनारे पर हमें नटनी का चबूतरा देखने को मिलता है। इधर मेवाड़ में जब राणा लाखा का शासन था, उसी समय मारवाड़ में राव चुंडा थे। अब ये कहानी आप सुनिए, मैं कहानी बनाकर आपको समझा रहा हूँ। मारवाड़ के अंदर राव चुंडा था। राव चुंडा की एक रानी थी जिसका नाम है किशोर कंवरी। राव चुंडा अपनी रानी किशोर कंवरी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। किशोर कंवरी जैसा कहती, राव चुंडा साहब वैसा ही करते। अब चुंडा के थे दो पुत्र, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था कान्हा। तो किशोर कंवरी कान्हा से अधिक प्रेम करती थी और उन्होंने चुंडा को आदेश दिया कि आपका उत्तराधिकारी
कान्हा को बनाना है। तो चुंडा जी ने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल बनाएंगे। बड़े पुत्र का नाम तो रणमल था, परंतु उत्तराधिकारी कान्हा को बना दिया। उधर रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। जब कान्हा को शासक बनाया तो रणमल नाराज भी हुआ। उन्होंने सोचा था कि हमें कुछ सैनिक सहायता की ज़रूरत है और इस सैनिक सहायता को प्राप्त करना जरूरी है, तभी कान्हा से युद्ध करके वापस मारवाड़ का शासक बन सकते हैं। तो इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के जो शासक थे राणा लाखा, और लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम है राव चूड़ा। ये चूड़ा है और ये चुंडा है। मारवाड़ में तो चुंडा है और मेवाड़ में चूड़ा। तो राव चूड़ा के पास में प्रस्ताव भेजा, परंतु उस समय दरबार के अंदर राव चूड़ा उपस्थित थे नहीं, लाखा उपस्थित थे। तो लाखा ने स्वयं प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो उस समय रणमल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा था कि राणा लाखा जी, अगर आप हमारी बहन के साथ विवाह करते हैं तो मैं एक शर्त रखूंगा। इस शर्त पर आपको चलना पड़ेगा, और शर्त ये है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो राणा लाखा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय राणा लाखा का पुत्र राणा चूड़ा था, जो काफ़ी नाराज भी हुआ था, परंतु उन्होंने अपने पिता के लिए ये उत्तराधिकारी का पद त्यागा और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में हो जाता है। अब ये शर्त भी रखी थी कि इनका जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा, और हंसाबाई का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मोकल, और मोकल अगला शासक बना। उधर राव चूड़ा ने एक निर्देश दे दिया और उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ नज़र न उठाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की मर्यादा को बनाए रखा। तो उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ नज़र न उठाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राव चूड़ा को कहते हैं। राव चूड़ा कौन था? ये आपके राणा लाखा का पुत्र था। अब मेवाड़ के अंदर मोकल शासक बन गया और राव चूड़ा ने राजगद्दी की तरफ आंख उठाकर देखने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी भी इस राजपद की तरफ नहीं देखूंगा और न ही मन में कभी सोचूंगा कि मैं यहाँ का सम्राट या शासक बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में मोकल यहाँ के शासक बन जाते हैं। अब जब मोकल शासक बन गए तो राव चूड़ा को सलूम्बर सहित 4 बड़ी जागीर दी। सलूम्बर सहित 4 जागीर दे दी गई। फिर चूड़ावत सरदार मेवाड़ की सेना का अरावल भाग का नेतृत्व करते थे। जो मोकल की सेना थी, मेवाड़ की जो सेना थी, उस सेना का जो अग्र वाला भाग, आगे वाला जो भाग है, उस भाग का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व आपके कौन करते थे? राव चूड़ा करते। अब मेवाड़ के महाराणा की अनुपस्थिति में, जब महाराणा मोकल राजगद्दी पर नहीं होते हैं, तो उस समय उस राजगद्दी का जो नेतृत्व है, वो प्रशासन है, वो चूड़ावत सरकार या चूड़ावत सरदार करती थी। कहने का मतलब ये है कि जब मोकल शासक बना तो चूड़ा को एक तो 4 जागीर प्रदान कर दी गई और वो सेना के अग्रभाग का, अरावल भाग का नेतृत्व करते थे। और तीसरा फैक्ट ये माना जाता है कि जब मेवाड़ के महाराणा वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो उस समय वहाँ का नेतृत्व राव चूड़ा ही करेंगे। अब
मोकल शासक बन गए। तो मोकल का जो टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1433, 1421 से लेकर 33 तक आपके मोकल शासक बने। जैसे ही मोकल आपके शासक बने तो इन्होंने चित्तौड़ के अंदर एक परमार राजा थे जिसका नाम था भोज, और भोज के द्वारा वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये भोज के द्वारा निर्मित है। तो ये त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में परमार राजा भोज ने बनाया था, परंतु इसका जो पुनः निर्माण है वो मोकल के द्वारा किया गया, इसीलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहते हैं। दूसरा, इन्होंने चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो दो मंदिर यहाँ पर बने हैं, एक तो समदेश्वर मंदिर का निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया और एक त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण मोकल ने किया था, इसीलिए त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहते हैं। अब मोकल जब शासक बना तो ये चीज़ें वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुवन नारायण का मंदिर, जिसको समदेश्वर या मोकल का मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़ में द्वारकाधीश का मंदिर, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, इधर समदेश्वर मंदिर या धीश का मंदिर, और एक लिंग जी का जो मंदिर है जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, उस मंदिर के अंदर जो परकोटा है उस परकोटे का जो निर्माण भी मोकल के द्वारा ही किया गया। अब देखिए 1421 से लेकर 1433 तक इनका जो टाइम पीरियड है, कालक्रम है, और इस कालक्रम के अंदर ये क्या क्या कार्य करते हैं देखिए आगे। 1433 की एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को आप ध्यान से मज़े से सुनिए। कॉपी नोटबुक साइड में रख दीजिए, बाद में उतार लेना। मेवाड़ के शासक मोकल थे, ये 1433 की घटना है। और इधर गुजरात में शासक था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह। 1433 की घटना, गुजरात में थे अहमद शाह और इधर मेवाड़ के अंदर थे मोकल। मोकल ने चाचा मेरा और मैपा पंवार इन तीनों को तैयार करके भेजा, चाचा मेरा और मैपा पंवार को। अहमद शाह ने आक्रमण किया, परंतु इस समय एक प्राचीन काल की घटना थी कि मोकल ने शुरू में चाचा और मेरा को कुछ अपशब्द किए थे और वो अपशब्द उनके दिमाग में अब भी चल रहे थे और उन्होंने सोचा था कि अब टाइम बहुत अच्छा है इसका बदला लेने का। तो उस समय इधर अहमद शाह आक्रमण करते हैं और उधर चाचा मेरा मैपा पंवार को मोकल भेजते हैं युद्ध के लिए, परंतु चाचा मेरा और मैपा पंवार ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने मेवाड़ के शासक मोकल की हत्या कर दी। अब जब मोकल की हत्या हो गई तो मोकल की दो रानियां थी, एक का नाम था कमलावती और दूसरी थी सौभाग्यवती। अब उसकी एक रानी कमलावती थी और कमलावती ने राज प्रशासन संभाला और अहमद शाह का सामना किया और उन्होंने अपनी दूसरी बहन यानी दूसरी रानी थी जो सौभाग्यवती, उसको आदेश दिया कि आप अपने पुत्र कुंभा को यहाँ से ले जाओ और चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा दो। तो महाराणा कुंभा, जिसको आप सारे जानते हैं, वो महाराणा मोकल का पुत्र था। अब कमलावती अहमद शाह के साथ युद्ध लड़ती गई और इधर सौभाग्यवती अपने पुत्र कुंभा को यहाँ से लेकर चली गई और चित्तौड़ में जाकर के इनका राज्याभिषेक करवाया। अब चित्तौड़ का शासक महाराणा कुंभा बन गए और चाचा मेरा मैपा पंवार, चाचा मेरा वही हैं जो दासी पुत्र थे सैम सिंह के, जो शुरू में अपन ने पढ़ा था। इन्होंने मोकल की हत्या कर दी और कुंभा अब मेवाड़ के शासक बने। जैसे ही कुंभा शासक बने तो उनके सामने काफ़ी समस्या भी उत्पन्न हुई। 1433 से लेकर 1468 का जो टाइम है वो आपका महाराणा कुंभा का शासनकाल का पीरियड है।
महाराणा कुंभा को बहुत अधिक उपाधियां प्रदान की गई और ये इन उपाधियों से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभिनव भट्टाचार्य जिसे संगीत में श्रेष्ठ माने जाते हैं उसे अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। हिंदू सुल्तान, राणे राय, राणो रासो, हाल गुरु, से गुरु, ये सारी उपाधियां थी। दान गुरु, छाप गुरु, अश्वपति यानी सबसे अच्छे कुशल घुड़सवार थे और नरपति नरों में श्रेष्ठ थे। इसलिए महाराणा कुंभा को बहुत ज़्यादा उपाधियां दी। तो इन उपाधियों को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएगी। अब महाराणा कुंभा शासक तो बने, परंतु इनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी, इनका सामना करना जरूरी था। दो समस्याएं, कौन सी समस्या? एक तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना। इनकी पिता की हत्या, मोकल की हत्या की थी चाचा मेरा और मैपा पवार, उनसे बदला लेना जरूरी था। और उधर एक रणमल का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, उसको रोकना भी जरूरी था, क्योंकि अब रणमल सोचता है कि मैं धीरे धीरे मेवाड़ की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि मोकल की हत्या हो गई। अब वो कुंभा शासक बने तो ये भी मेवाड़ की ओर इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। तो उस समय कुंभा ने रणमल और राघव देव दोनों को किया और सेना लेकर चाचा मेरा और मैपा पवार के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। अब रणमल और राघव देव सेना लेकर के गए और चाचा मेरा मैपा पवार के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उस आक्रमण के समय चाचा और मेरा की तो हत्या हो गई, दोनों मारे गए। चाचा और मेरा दोनों मारे गए, परंतु चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एका। देखो सामने आपके दिख रहा है, चाचा का पुत्र था एका और मैपा पवार जीवित बचे। ये दोनों यहाँ से चले गए मालवा, और मालवा जाकर के महमूद खिलजी के चरणों में चले गए। कहाँ पर चले गए? महमूद खिलजी के पास, और वहाँ जाकर शरण ली। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। महाराणा कुंभा के सामने दो समस्या थी, एक तो पिता की हत्या का बदला लेना, एक रणमल के प्रभाव को रोकना। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सोचा था और उन्होंने रणमल और राघव देव को सेना लेकर के भेज दिया इन तीनों के पीछे, जिसमें से चाचा मेरा तो मारे गए परंतु मैपा पवार बच गए, और साथ में चाचा का पुत्र था एका और मैपा पवार दोनों मिलकर वहाँ से भाग गए और कहाँ चले गए? मालवा। और उस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी, वहाँ जाकर शरण ले ली। एक दो बार इसको बार बार सुनोगे तो बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। अब जब महमूद खिलजी के पास में शरण लेंगे तो कुंभा महमूद खिलजी से जरूर युद्ध करेगा। इसीलिए महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध की घटना जस्ट आगे अपन देखते हैं। मज़े से देखिए, कॉपी को साइड में रख दीजिए अब और उसको ध्यान से सुनिए। 1437 का टाइम था और सारंगपुर नामक एक स्थान था, वहाँ पर मेवाड़ में इधर महाराणा कुंभा और मालवा का था महमूद खिलजी। इन दोनों की सेना आकर के सारंगपुर नामक स्थान पर आपस में भिड़ गई। जब ये दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ी, कहाँ पर? सारंगपुर के युद्ध में। भिड़ी का मतलब लड़ना, ठीक है ना, आक्रमण करना आपस में। तो सारंगपुर के अंदर ये आपस में आक्रमण हुआ था, इस कारण से इसे सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। और 1437 के अंदर इस युद्ध में महमूद खिलजी हार गया और महाराणा कुंभा जीत गया। इसी कुंभा की इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो विजय याद रखना, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था और किसके साथ? महमूद खिलजी के साथ में हुआ था। इस युद्ध में महमूद खिलजी हार गया और सारंगपुर के युद्ध में आपके महाराणा कुंभा की जीत हो गई
और इसी जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आपके 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। तो ये 9 मंजिल का विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये आपके विजय स्तंभ के बारे में सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ एक बार। विजय स्तंभ आपके देखो ये सारे 9 मंजिल का बना हुआ है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का। ये देखो 9 मंजिल का बना हुआ। सबसे ऊपर की जो मंजिल है 9वीं मंजिल, वहाँ पर बना हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और इसका जो निर्माण है वो अत्रि और उसके पुत्र महेश ने किया था। ये अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि और उसके पुत्र महेश ने की थी। विजय स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसे विष्णु ध्वज भी कह सकते हैं। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। इसे विजय स्तंभ कहते हैं। विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपका विजय स्तंभ है। तो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ। इसे विक्ट्री टावर कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश है। भगवान विष्णु को समर्पित, इसे विष्णु ध्वज भी कह सकते हैं। 9वीं मंजिल की जो प्रशस्ति है उसकी जो रचना की थी अत्रि और उसके पुत्र महेश। अब इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, 157 सीढ़ियाँ हैं। और वास्तुकार की बात करें तो देखो जेता, पोमा, नापा और पूंजा, ये 4 वास्तुकार थे। जेता, पोमा, नापा एंड पूजा। तो पूजा, नापा, पोमा और जेता 4 नाम आप आराम से याद रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये विजय स्तंभ के बारे में सारी जानकारी है। और विजय स्तंभ के ऊपर 1949 में सबसे महत्वपूर्ण घटना याद रखना भाई, विजय स्तंभ के ऊपर 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है ना, 1 रुपये का डाक टिकट भी 1949 में जारी किया गया इसके ऊपर। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब इधर महाराणा कुंभा ने जब शासक बने थे तो उस समय इनके सामने जो 2 समस्याएं थी उसमें एक समस्या तो पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने चाचा मेरा इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन दूसरी समस्या ये थी कि रणमल के प्रभाव को कम करना। तो रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवाई? राघव देव। उस समय जब राघव देव की हत्या हो जाती है तो रणमल की एक प्रेमिका है जिसका नाम था भारमली। रणमल की प्रेमिका थी भारमली। क्यों भारमली जैसा कहती है रणमल वैसा करता जरूर था, क्योंकि प्रेमिका है। प्रेम का फल बहुत मीठा होता है और मीठे में कभी कभी कड़वा भी हो गया यहाँ पर रणमल के साथ में। और ये घटना है 1438 की। भारमली द्वारा रणमल की हत्या करवा दी गई। प्रेमिका के द्वारा अपने प्रेम की हत्या करवाई, रणमल की हत्या करवा दी। इनका पुत्र था राव जोधा और वो वहां से चला गया। कहाँ चला गया? काहुनी यानी गांव था, और जंगल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है काहुनी गांव, वहां चला गया। तो रणमल की भी हत्या हो गई और चाचा मेरा की भी हत्या करवा दी गई। तो जो सब उनके सामने जो 2 लक्ष्य थे वो पूरे हो गए हैं। अब आगे श्यामल दास की एक पुस्तक है जिसका नाम था वीर विनोद। इस वीर विनोद में हमें ये जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अंदर कुल 84 दुर्ग थे। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया।
84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण कुंभक के द्वारा करवाया गया। जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसका वास्तुकार है मंडन और ये राजसमंद के अंदर बना हुआ है। अचगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। बसंती दुर्ग मचान दुर्ग सिरोही के अंदर है। भूमट दुर्ग भोराट का पठार उदयपुर के अंदर है। तो ये कुछ दुर्गों के नाम है जिसको आप पढ़ लेना। कुंभलगढ़ राजसमंद वास्तुकार मंडन, अचलगढ़ आबू सिरोही, बसंती दुर्ग सिरोही, मचान दुर्ग सिरोही और भूमट दुर्ग है वो भोराट का पठार उदयपुर। अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कुंभा के काल में ही धरणक शाह ने, ये चीज याद रखना है, धरणक शाह ने रणकपुर के अंदर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया था रणकपुर के अंदर। और ये जो जैन मंदिर बना हुआ है ये 1444 खंभों के ऊपर टिका हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, जैन मंदिर जो बना हुआ है रणकपुर के अंदर कितने खंभों पर टिका हुआ है? 1444 खंभों पर। और इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है देपाक। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो देपाक के द्वारा बनाया गया। तो ये चीज भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इसको बढ़िया ढंग से। धरणक शाह ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है और वास्तुकार का नाम देपाक है। कुंभा के जो संगीत गुरु हैं इनका नाम है सारंग व्यास। कुंभा स्वयं वीणा बजाने में निपुण थे क्योंकि संगीत प्रेमी थे। और इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए कुंभा के द्वारा, वो देखिए। एक तो संगीत राज, और ये 5 भागों में विभक्त हैं। ये बढ़िया ढंग से पढ़ लेना, स्टार लगा रहा हूँ। 5 भागों में विभक्त है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन, कामराज, रतिसार, हर वर्का और गीत गोविंद पर टीका लिखी रसिक प्रिया। तो ये सारे आपके महाराणा कुंभ के द्वारा लिखे गए मुख्य ग्रंथ हैं। 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ, मंडन के द्वारा, वास्तुकार था ना मंडन, उनके द्वारा भी कुछ ग्रंथ लिखे गए। और रूप मंडन, वास्तु मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन, सबके पीछे मंडन मंडन लगा, आराम से याद हो जाएगा। राज वल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण, मंडन का भाई था नाथा। नाथा ने एक ग्रंथ लिखा वास्तु मंजरी, ये भी याद रखना। मंडन का पुत्र था गोविंद और इन्होंने 2 लिखे थे, एक तो द्वार दीपिका और एक है कला निधि। ये 2 ग्रंथ इनके पुत्र द्वारा लिखा गया। तो मंडन के ग्रंथ हैं आपके 6। उसके भाई नाथा ने वास्तु मंजरी लिखा और पुत्र गोविंद ने द्वार दीपिका और कला निधि लिखा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, तो इसको आप विस्तृत रूप से पढ़िए। इसके जस्ट अब आगे महाराणा कुंभा किस तरह आगे युद्ध करते हैं, प्रशासन को कैसे संभालते हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, 3 वीडियो अपने रिपीट हो चुके हैं और तीनों वीडियो को आप बढ़िया ढंग से तैयार कीजिए और नोटबुक में साथ साथ सेव करते रहिए। इस चैनल को आगे से आगे भेजिए, क्योंकि जो भी छात्र या छात्रा पटवारी हैं, कांस्टेबल हैं, रीट की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के जितने भी अलग से कोई भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करते रहो, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।